हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चल रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपके चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, उन सभी में एक से दो क्वेश्चंस बुद्धि से पूछे जाते हैं, जिसमें 90% क्वेश्चन गार्डनर सर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उससे पूछे जाते हैं। इस थ्योरी को हमने बहुत अच्छे से कराया है, आप इसको देखेंगे। इतनी शानदार पीडीएफ ही आपके लिए हमने तैयार की है कि आप इसको जब पढ़ेंगे समझेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ये बहुबुद्धि सिद्धांत से नहीं छूटेगा, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। और इसको समझाया भी बहुत अच्छे तरह से, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए और देखिए कि चीजें कितनी आसान है और कितनी अच्छे से इनको समझा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इस सिद्धांत की, तो आप सभी जानते होंगे ये सिद्धांत किसने दिया। हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे ये। तो उन्होंने दिया है, ठीक है, अमेरिका के थे। और गार्डनर सर के बारे में बहुत अच्छी बात है कि अपनी सदी की, मतलब आज की सदी के मनोवैज्ञानिक हैं। हम लोगों ने जितने भी मनोवैज्ञानिक पढ़े, वो जो जो सबसे फेमस रहे हैं वो पहले के थे, हम लोगों के टाइम के नहीं थे। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक हैं जो मतलब अपने समय के 1943 में इनकी जो है बर्थ डेट है। ठीक है, चलिए खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन हम लोग बात करते हैं इनके सिद्धांत में। एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, इनकी जो बुक थी जिसमें इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया था, अपनी सोच को दिया था, वो थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, उसका जो फ्रेम्स ऑफ माइंड है उसको पब्लिश कब कराया गया था, 1983 में उसको पब्लिश कराया गया था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया था, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा होगा, फ्रेम्स ऑफ माइंड, तो इसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से बुद्धि एक दो या कुछ कारक की नहीं होती है। इन्होंने बताया कि बुद्धि में बहुत सारे कारक होते हैं और प्रत्येक व्यक्तियों में ये अलग अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहा जाता है। यहाँ पर एक लिखा भी, आप इसको देख लीजिए, बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि ये कई बौद्धिक क्षमताओं का समूह है। उन्होंने ये कहा कि आप ये ना मान के चलिए किसी व्यक्ति में, मात्र मान लीजिए अगर हम मानक बात करें, तो किसी में अगर गणित के संबंध में योग्यता नहीं है, अगर उसके मान लीजिए मैथमेटिकल एबिलिटी उसके अंदर नहीं है, रीजनिंग उसके अंदर नहीं है, तो ये कतई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर भाषा की भी योग्यता नहीं होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ाई में ही, जो कि बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें ही कमजोर है, उसकी एकेडमी बहुत अच्छी नहीं है, तो भी ये कतई जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति में कुछ नया करने की, देश के लिए कुछ देने की क्षमता योग्यता नहीं है। वो किसी भी क्षेत्र में, जैसा कि इन्होंने 7 शुरू में दी थी और बाद में अब तो कम से कम 9 और 10 तक पहुंच गई हैं। तो जो उन्होंने बुद्धि बताई है, बुद्धि के जो प्रकार बताए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में अच्छा नहीं भी है, तो वो किसी अन्य क्षेत्र में भी अच्छा हो सकता है, जिसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर होगी कि कोई एक तत्व से मिलकर नहीं बुद्धि बनी है, बल्कि इसमें बहुत सारे तत्व समाहित है। आगे कहते हैं प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है और तथा मस्तिष्क में प्रत्येक के संचालन के जो नियम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप सभी जानते होंगे, अगर आपने बहुत देखा भी होगा कि कुछ बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वहीं पर अगर उनकी बात आर्ट्स में आ जाती है या किसी स्पोर्ट में आ जाती है, किसी और चीज में आ जाती है, तो वो वहां पर जितना अच्छे होते हैं, इक्वली उतना वहां पर वीक, हमें लगता है कि वो उतने वीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि मस्तिष्क में ऐसा कुछ फ्रेम्स होते हैं, मस्तिष्क की ऐसी कुछ संरचना होती है, जिसमें अगर कोई बच्चा भाषा में अच्छा है तो वो भाषा में निपुण हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मैथ्स में हो या किसी अन्य चीज में हो या स्पोर्ट में हो। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, वही संचालन के जो नियम होते हैं मस्तिष्क में वो अलग अलग होते हैं, यानी बहुत तरह के लोग वहां पर अपने विकास को करते हैं। ठीक है, लोगों के सोचने और सीखने के जो तरीके होते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। वही बात फिर से घूम फिर के वही बात आ रही है, लेकिन ये पॉइंट इसलिए डाल दिए कि कभी कभी क्वेश्चन में इन पॉइंट्स को ही आधार बनाकर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और हमें आंसर करना होता है। इन्होंने कहा है लोगों के सोचने और सीखने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि सबकी व्यक्ति भिन्नताएं अलग होती है, बुद्धि का स्तर अलग होता है। अगर हम एक टिपिकल आईक्यू की बात करें तो वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी वो आईक्यू यानी बुद्धि परीक्षण से परे थ्योरी दी। आप इनकी जो बुद्धि की इन्होंने प्रकार बताए, उनको किसी किसी बुद्धि परीक्षण द्वारा बहुत एक्यूरेट माप नहीं सकते, वहां पर कोई मापन इतना नहीं किया जा सकता। और ये इनकी क्रिटिक्स द्वारा भी इस चीज को लाया गया कि इनकी बुद्धि एक कॉमन तरह की है जिसको मापा नहीं जा सकता है। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर यह है कि हर व्यक्ति के सोचने समझने का तरीका अलग होता है, सीखने की दर अलग होती है। जरूरी नहीं है कि हर कोई, अगर म्यूजिक, इनकी एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस है कि अगर हम वहां पर एक मानक मानते हैं कि जो ए आर रहमान सर है वो म्यूजिक में अच्छे हैं, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं कि अगर एक अच्छा कोई गिटार बजाने वाला आपके पड़ोस में रहता है तो वो म्यूजिकल एबिलिटी उसके अंदर नहीं है। मतलब अगर वो समझता है कि सुर और ताल क्या होते हैं और उसकी म्यूजिक में रुचि भी है, और वो आपने सुना भी होगा, वो चाहता है कि एक बैंड खोल लें जैसा कि फॉरेंस में होता है, तो इस तरह की जो एबिलिटी रखते हैं वो भी उसी कैटेगरी में आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो एक मानक सेट है कि नहीं हर कोई जब ए आर रहमान बनेगा तभी उसके अंदर वो योग्यता होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकता है, दर भी अलग अलग हो सकती है। इनकी जो थ्योरी है उसका जो आधार रहा है वो न्यूरो साइकोलॉजी में जो शोध किए गए थे उस टाइम पर, वो इन्होंने अपना आधार बनाया कि ब्रेन का जो फंक्शनिंग होती है वो किस तरह से होती है। उसके आधार पर इन्होंने बुद्धि के कई सारे जो ये हैं तरह तरीके बताए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं, बाकी ये कुछ दिया जो कि डिटेल में आगे है। देखिए,
जो पहला टाइप इनका है भाषाई जो भाषागत बुद्धि है यानी लिंग्विस्टिक एबिलिटी है या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, उसकी इन्होंने क्या बात की। आप सभी जानते होंगे जब बात भाषा की आती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो 4 बेसिक स्किल्स होती हैं यानी कि LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर इन चारों में कैसा है, इन चारों में पारंगत है, निपुण है, किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं कौन सी एबिलिटी रखता है, भाषागत एबिलिटी रखता है। ये बात आप मान के चलिए। सपोज करिए रीडिंग की, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ने के इतने शौकीन होते हैं, शौकीन से ज्यादा उनके अंदर पढ़ने और पढ़ के चीजों को समझने की। भाई बहुत सी बुक्स लिखी है, दुनिया का ज्ञान सभी बुक्स में है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई उन बुक्स को समझ पाए, पढ़ पाए और उतनी उतनी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए जिस जिस लेवल से वो लिखी गई है। तो ये कुछ लोगों में विशेष क्षमता होती है स्पेशली। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। हो सकता है ये जो LSRW ये थोड़ा सा आपको ऐसा कर रहा हो, एक एक क्लियर इमेज ना बनने दे रहा हो, लेकिन यहाँ से आप समझ जाएंगे। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, अगर हम टीवी चैनल्स वगैरह खोलते हैं तो वहाँ पर डिबेट करते दिखते हैं, उनको प्रवक्ता बनाया जाता है किसी ना किसी पार्टी का, तो वो आपने देखा होगा बोलने में बहुत ज्यादा परफेक्ट होते हैं। एक कोई दूसरी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट रखता है तो उसका कार्ड दूसरे के पास होता है ओवरलैप करने के लिए, उसके पास उसी टाइम पर तत्काल है ना बोलने। तो इस तरह की जो डिबेट्स होते हैं तो उनके पास जो भी योग्यता होती है वो भी किस तरह की आ जाएगी, भाषा योग्यता आ जाएगी। डिस्कशन होते रहते हैं कॉलेज में, और इवन ओपन डिस्कशन भी होते हैं, मैटर्स को लेकर बहुत सारी समस्याओं को लेकर डिस्कशन होते हैं, तो वहां पर लोग अपनी बात को कितने अच्छी तरह से रखते हैं, ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएगा। साथ के साथ पत्रकार लोग होते हैं, आप समझते हैं कि किसी भी समस्या को अगर कोई आम आदमी उठाए, नॉर्मल तरह से उठाए, तो वो हो सकता है उतनी अच्छी तरह से उस बात को ना कर पाए, लेकिन वही चीज अगर किसी पत्रकार के मुंह से आप सुनते हैं तो आप देख पाते हैं कि कितने बेहतर तरह से उसने उसको कहा। ठीक है, चलिए हमने आपको बेसिक जानकारी दे दी, बाकी कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं तो उनको देख लेते हैं। भाषा एवं शब्दावली पर विशेष पकड़ होती है, इनकी जो शब्द भंडार होता है बहुत व्यापक होता है। आप कुमार विश्वास जी को देख लीजिए, हिंदी सभी लोग पढ़ते हैं, हिंदी की हो सकता है प्रोफेसर भी वो लोग हों, लेकिन क्या उतनी अच्छी ओरेटरी उनके अंदर है, क्या उतनी अच्छी बोलने की क्षमता है, नहीं है। तो कहने का मतलब शब्दावली पर बहुत अच्छी पकड़ होती है, आप उनके शब्द सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ है। ठीक है, स्वयं को अभिव्यक्त करने की एवं संप्रेषण की अनोखी क्षमता होती है। वही बात फिर से आ गई, आप किसी के सामने 4 लोग बैठे हैं, लेकिन छाप कौन छोड़ जाता है, जो सबसे अच्छा अपनी बात को रख पाता है, सामने वाले के साथ संप्रेषण यानी कन्वर्सेशन कर पाता है। तो हम लोग उन्हीं लोगों से तो प्रभावित होते हैं। ट्रेन के डिब्बे में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, लेकिन वहां पर जो सबसे अच्छा बोलने की कला रखता है, अपनी बात को रखने की मादा जिसमें होता है, उसी को लोग सुनते भी हैं और उसी को याद भी रखते हैं। तो इस तरह की जो बातें होती है वो किस तरह की बुद्धि वाले लोग होते हैं, भाषागत बुद्धि वाले होते हैं, चित्रों के बजाय शब्दों में सोचते हैं, है ना। तो एक तो सोचना होता है ना, बहुत हम लोग सोचने का एक फ्रेम होता है कि हम लोग फिगर्स में सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको किसमें सोचते हैं, वर्ड्स में सोचते हैं। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, शिक्षक, जो शिक्षक होता है वो तो लगभग हर कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि उसको लोगों को समझना भी होता है, अपनी बात को समझाना भी होता है, पढ़ना भी होता है, तो बहुत कुछ है, बहुत सारी जगह पर आपको शिक्षक एग्जाम्पल मिलेगा आगे। ठीक है, कभी लेकर ये आप देखिए कि किस तरह से अपने विचारों को शब्दों में ढाल पाते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो भी भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वकीलों के बारे में जब आप देखोगे तो वो अपनी बात को जब रखते हैं कोर्ट वगैरह में तो जज प्रभावित होते हैं, लेकिन क्या आम आदमी उसी बात को रखेगा तो इतना प्रभावित कर पाएगा, नहीं, क्योंकि उनमें बोलने की कला है। ठीक है, और अनुवादक जो आजकल चलते हैं, नेता वगैरह लोगों के साथ अनुवादक होते हैं, आप फॉरेन वगैरह में जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इसके बारे में बताने, आप सब जानते हो कि किस तरह से काम करता है। हमने एग्जाम्पल इसके बहुत सारे नहीं दिए क्योंकि हमने टाइप क्लियर करा दिया, तो एग्जाम्पल की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगली है तार्किक या गणितीय बुद्धि। तार्किक या गणितीय बुद्धि के नाम से ही आ रहा है, जिसमें जिसमें सोचने, समझने, तर्क करने की, अमूल चिंतन करने की, समस्या को सुलझाने की नई नई समझ होगी या इनमें बहुत पारंगत होगा। उसके अंदर कौन सी जो इंटेलिजेंस होगी, लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी। आप इतनी बात आपको मोटा मोटी आ गई है। तो इस तरह के लोग क्या होंगे, रिसर्चर होंगे, यानी वैज्ञानिक हो सकते हैं, गणित महान गणितज्ञ जो है वो इस तरह के लोग हो सकते हैं। कंप्यूटर फील्ड में जो बहुत एक्सपर्ट है, या डेटा प्रोग्रामर हो गए, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो गए, जो इस तरह के नेटवर्किंग में काम करने वाले लोग हैं वो हो जाते हैं। और सबसे नया जो है वो हैकर्स, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि हर कोई किसी चीज को हैक नहीं कर सकता, उसके लिए भी बहुत अपर लेवल की लॉजिकल या मैथमेटिकल रीजनिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आपको जानकारी मिल गई। तर्क करने की क्षमता होती है, जिनमें गणितीय योग्यता होती है उनमें तार्किक क्षमता बहुत अधिक होती है। गणितीय समस्याओं के समाधान करने की क्षमता होती है। डिकोडिंग करने की क्षमता, आप सभी जानते हैं, चाहे जब आप बड़ी किसी वैकेंसी में फॉर्म डालते हैं तो वहां पर रीजनिंग टेस्ट आता है। रीजनिंग टेस्ट क्यों आता है, वो वही चेक करने के लिए आता है कि आप क्या कुछ छिपी चीजों को, गूढ़ चीजों को समझ पा रहे हैं। जो चीजें आम लोगों की नजर में साधारण है, क्या आप उनके अर्थ को निकाल पा रहे हैं, या जिन चीजों को लोग नहीं निकाल पा रहे, क्या आप उनको खोज पा रहे हैं। तो डिकोडिंग करने की क्षमता जो होती है वो भी किसमें होती है, तार्किक बुद्धि वाले लोगों में होती है। और ऐसे लोग वैज्ञानिक हो सकते हैं, गणितज्ञ हो सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर या हैकर हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ दिया है वर्किंग विद नंबर्स, इनको पैटर्न बहुत अच्छे से जो सॉल्व आउट कर सकते हो कि किस तरह का पैटर्न है, ये सभी रीजनिंग के पार्ट है। लॉजिक लगा लेते हो, मैथ्स में अच्छे एक्सपेरिमेंट करते हो, क्वेश्चनिंग रीजनिंग की अच्छी। ठीक है, तो ये सेकेंड है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस।
स्थानिक बुद्धि से मतलब होता है स्थान संबंधी समझ होना। स्थान संबंधी समझ से क्या मतलब हो जाएगा? देखिए, हम सभी जानते होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो किसी चीज को जब ऑब्जर्व करते हैं तो उनके ऑब्जर्व करने का तरीका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता के चल रहे हैं, जैसे कोई जगह पड़ी और वहां पर किसी किसी को कोई मकान बनाना है, तो वहां पर वो किसको लेके जाएगा? भाई एक आम आदमी को लेके जाएगा, तो वो तो कह देगा ठीक है 4 दीवारें बना लो और इसके बाद भी एक पिलर विलर बना के इधर कमरा कर दो, इधर कमरा कर दो। वो इस तरह से बता सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप एक आर्किटेक्चर को लेके जाते हैं, तो आपको उतनी ही जगह में इतना बढ़िया बिंदास तरह का नक्शा बना के देगा। वो इमेजिन कर लेगा कि हाँ, अगर ये जगह इतने बाय इतने की है, तो हम यहाँ पर क्या-क्या चीज़ किस जगह पर बना सकते हैं और वो बहुत अच्छी लगेगी। तो होता क्या है, स्थान को चित्रों में परिवर्तित कर पाना, दृश्यों को वो जो सामने है, उसको वो अपने मस्तिष्क में कल्पनात्मक रूप में इमेजिन कर लेता है और एक खाका तैयार कर लेता है। इस तरह की जो बुद्धि होती है, उसको हम स्थानिक बुद्धि वाले लोग कहते हैं। ये ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं। आपने सभी ने देखा होगा कि बहुत सारी जो पेंटर्स होते हैं, तो इवन कई सारी ऐसी पेंटिंग्स होती है जिसमें अगर हम लोगों को दिखाया जाए और कहा जाए ये इतने करोड़ की बिकी है, तो हम लोग कहेंगे किसी फालतू ने इसमें पैसा अपना लगा दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को समझ नहीं है। हम लोगों को उस आर्ट को समझने की भी योग्यता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है या उसकी क्या मायने हैं। तो इन लोगों में होता है, तभी तो इतनी महँगी-महँगी पेंटिंग दिखती है। भाई मोनालिसा है या जो भी है, इसमें क्या है ऐसा? तो अब आम लोगों से हम लोगों से पूछोगे तो क्या है ऐसा? हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है, लेकिन है उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है। डिज़ाइनर होते हैं ऐसे लोग, बिल्डिंग्स को बनाने वाले ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। बाकी पज़ल्स वगैरह बहुत अच्छा ये लोग करते हैं। आपको लग रहा होगा रीज़निंग, लेकिन नहीं, स्पेशल वाला मतलब किस जगह पर किसको सेट किया जाए, तो पज़ल्स को सेट कर लेते हैं, ठीक है। पिक्चर्स को देख करके इमेजिनेशन करना, और वो तो होता ही है, ठीक है। तो बाकी देख लीजिए, स्थानिक चित्रों को, जो स्थानिक चित्र है उनको कल्पना द्वारा मानसिक रूप में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। आप किसी चीज़ को देखते हैं और अपने ही अंदर उसको इमेजिन कर लेते हैं। हर किसी प्रत्यक्षीकरण की क्षमता, ऑब्जर्वेशनल थी जो इनकी एबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। एक बार किसी जगह पर ले जाओ और पूरा उनको वहाँ का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, पूरा प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग आपके साथ के होते हैं और आप उनको रास्ताएँ बहुत पता होती हैं, क्योंकि एक बार उनको कहीं पर लेके जाओ, चाहे वो 200-400 किलोमीटर दूर हो, उनको चीज़ें बिल्कुल रट जाती हैं, कौन से मोड़ पे कहाँ मुड़ना है। और कुछ लोग होते हैं जो 100 किलोमीटर की दूरी को भी 4 बार जाने के बाद भी सही से नहीं याद कर रख पाते हैं। ये होता है स्थानिक समझ। उनको दिशाओं का, सड़क का, हर तरह का पैटर्न दिमाग में एकदम हिब्ज हो जाता है। तो इस तरह की एबिलिटी किसमें होती है? स्थानिक बुद्धि वाले लोग। प्रतिरूप या मॉडल निर्माण में, मॉडल निर्माण बिल्कुल, मॉडल निर्माण यही कर पाएँगे भाई, किसी भी चीज़ का पहले प्रतिरूप बनाया जाता है। अगर कहीं प्रोजेक्ट लगना है, सपोज़ करो फिल्म सिटी नोएडा में बन रही है, तो उसका प्रोजेक्ट तैयार किया गया है बोनी कपूर द्वारा। तो उस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। अब ये प्रोजेक्ट जिसने भी डिज़ाइन किया है, तो कहीं न कहीं उसने सोचा होगा ना, इतनी जगह में हम क्या-क्या रख सकते हैं और कैसे-कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। तो ये एबिलिटी हर किसी में नहीं होती है, ठीक है? तो मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, आप देखिए कितनी मूर्तियाँ, चित्र होते हैं जो कितने अच्छे लगते हैं और हम लोग सिर्फ़ उनको एप्रिशिएट कर सकते हैं। बाकी बनाने के दिया जाए तो पता नहीं क्या, कैसे क्या ही बन जाए। इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, है ना? ये इसीलिए इनका एक प्रोफ़ेशन बन गया इंटीरियर डिज़ाइनर का। घर बनवा देते हैं हम लोग, खुद तो कुछ नहीं कर पाते हैं और क्या कहते हैं, भैया इंटीरियर 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 डिज़ाइनर ले आइए, और बोलने में दिक्कत हो रही है, और घर को कुछ अच्छा सा इसको सजावट करवा दीजिए, ठीक। सर्वेक्षण अधिकारी कहीं पर सर्वेक्षण करने आते हैं जगह वगैरह का, तो वहाँ पर उनको भी इसी तरह की होता है। बाकी रहता है शारीरिक गति बुद्धि। इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी। कैसे? कैसे? आप सभी जानते होंगे कि वो रेलवे में जॉब करते थे, ठीक है? लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं ये बुद्धि थी, वो बुद्धि एक अलग तरह की, उन्होंने कोई एग्ज़ाम क्वालीफाई किया होगा तब जाके वो रेलवे में भर्ती हुए होंगे। लेकिन क्योंकि उनके अंदर ये वाली बुद्धि बहुत अधिक मात्रा में थी, वो स्कूल डेज़ से भी रही होगी, उनको पता भी रही होगी। तो ये वाली बुद्धि बहुत अधिक मात्रा में थी, उनको लग रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ और होती है, हमारे अंदर बुद्धि तो होती है, लेकिन कभी-कभी होता क्या है कि हमें अपने गार्जियन, पास-पड़ोस या किसी भी वजह से उसको बाहर निकालने का समय या मौका नहीं मिल पाता है, या उतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं होती है कि उस चीज़ को हम बाहर निकाल पाएँ। भाई कितने ही लोग हैं जो फ़िल्म इंडस्ट्री से जॉइन करने से पहले कहीं छोटी-मोटी नौकरी करते थे या फिर कुछ भी काम करते थे, और लेकिन उन्होंने रिस्क ली और उन्होंने यहाँ से गए, मुंबई गए, और आप देखिए आज वो बहुत बड़े स्टार हैं, कलाकार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एबिलिटी को पहचाना और उसको मौका दिया बाहर निकलने का। तो ये भी चीज़ जो सबसे पहले हमने बताई थी कि चीज़ें आपके अंदर होती हैं, बुद्धि की कौन-सी योग्यता है वो आपके अंदर है, बट आफ्टर ऑल यू हैव टू एनालाइज़ ना कि आपके अंदर कौन वाली है और हाउ टू डेवलप दैट, उसको डेवलप कैसे करना है, मतलब उसको बाहर कैसे निकालना है, ठीक है? तो शारीरिक गति कौशल क्या होगा? जिन व्यक्तियों में फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स का विकास होता है, वो इस तरह के कैटेगरी में आते हैं। उनमें क्या होता है, माइंड और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना? जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही फाइन होता है, प्रिसिजन के साथ होता है। जैसे अब आप सोच के देखिए, कोई अगर रस्सी पे चल रहा है, कोई अगर रस्सी पे चल रहा है, हम लोग तो नहीं चल सकते, लेकिन अगर कोई रस्सी पे चल रहा है तो उसका माइंड का बॉडी के साथ इतना अच्छा तालमेल होगा कि वो रस्सी पे चल पा रहा है ना? जिम्नास्ट। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस वो तरह के लोग होते हैं जिनका अपने बॉडी के मूवमेंट पर पूरा नियंत्रण होता है मस्तिष्क का, ऐसे लोग काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। फाइन मोटर स्किल से मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेपरेट भी पूछे जा चुके हैं। फाइन मोटर स्किल्स वो होती है जब आपकी सूक्ष्म जो
मांसपेशियां होती हैं वो बहुत प्रिसीजन के साथ काम करती हैं। जैसे अगर एक हम सर्जन की बात करें, डॉक्टर जो सर्जन होता है, तो आप देखिए अगर वो ब्रेन सर्जरी कर रहा है तो उसके हाथों का कितना प्रिसीजन होगा उस सर्जरी करते टाइम, आप समझ सकते हैं कि 1 सेकंड या 1 मीटर की भी जो अगर करने में गड़बड़ हो जाए तो किसी की जान तक जा सकती है। तो कहने का मतलब विद प्रिसीजन होता है, इसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल। किसी की अच्छी हैंड राइटिंग है, फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल्स कोई दौड़ने में बहुत अच्छा है, डांस बहुत अच्छा करता है, तो उसके अंदर मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, उसकी बॉडी जो बड़े पार्ट्स हैं वो उसका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करता है। बाकी देख लीजिए एथलीट वगैरह इसमें आते हैं, क्राफ्ट वगैरह आते हैं जो बनाते हैं हाथ से, जो घड़े वगैरह बनाते हैं तो हर कोई नहीं बना सकता। हम लोग बनाएंगे तो पता नहीं क्या बनाते हैं, हम लोग तो रोटियां भी 4 कोने की बनाते हैं ना, इस तरह से। एक्टिंग करने वाले लोग हैं, ये इसमें आएंगे, स्पेशली ध्यान रखना। डांसिंग आ ही जाएगा, यूजिंग टूल्स, हाँ यूजिंग टूल्स देखिए आप कभी प्रयास करना, एक हथौड़ी होती है और एक कील होती है। तो हम लोग अगर घर में जरूरत पड़ेगी, मतलब हम लोगों से मेरा मतलब है जिसमें एक तरह की बुद्धि कम होती है या सिर्फ कॉमन ही होती है, तो अगर 10 बार मारेंगे तो 2 बार अपने हाथ पे मार के हाथ फोड़ लेंगे। लेकिन आप उन्हीं तरह के जो मिस्त्री जो उसको यूज करते हैं, लोहार वगैरह होते हैं, वो दिन भर चलाते हैं और बहुत बहुत काम करते हैं, लेकिन क्या अगर उनके ऐसे क्या लगता है लगे तो वो काम ही क्या करता है। मेरे कहने का मतलब है जो जिस टूल्स के साथ अभ्यस्त हो जाता है, जिसमें अपने आप को प्रैक्टिस करता है, तो वो उस तरह की चीजें उसके अंदर आ जाती हैं और ऐसी योग्यताएं कुछ होती हैं, बाकी कुछ वातावरण में तो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है? शारीरिक पर विशेष नियंत्रण की क्षमता होती है, इंटेलिजेंस ऑफ स्ट्रेन, एंडोरेंस है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बैलेंस रहता है, डेक्सिलिटी निपुणता होती है, मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, एक्सप्रेशन स्पेशल रहता है और सबसे बड़ी बात है सेंस ऑफ टाइमिंग। यहाँ पर टाइमिंग की बहुत बड़ा रोल होता है, कौन सी, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो इसमें टाइमिंग में जरा भी चूक हुई तो काम खत्म हो गया। एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, वही बात आ गई प्रिसीजन इन फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। ऐसे जो लोग होते हैं, डांसर होते हैं, रेसर होते हैं, एक्टर होते हैं, प्लेयर होते हैं, जिम्नास्ट होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर और सर्जन, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। फाइन देखिए जब आग बुझाने वाले लोग होते हैं तो उनको तो ड्रिल्स तक करवाई जाती है। आप एक 10 मंजिला बिल्डिंग है, 20 मंजिला बिल्डिंग है और उस पर आग लगी है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं इतनी जल्दी कर सकता है और उनके अंदर इतना मतलब इस तरह की जो क्योंकि काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इतनी होती है और प्रैक्टिस से भी आती है चीजें, तो इतनी होती है कि वो विद इन सेकेंड्स में आग पे काबू पा लेते हैं, विद इन मिनट्स या विद इन सेकंड्स में। कैसे? क्योंकि वो इतना जल्दी वहां तक पहुंचते हैं और चीजों को करते हैं। ठीक है, तो चलिए हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला है सांगीतिक बुद्धि या म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस की जब बात आती है तो आपको सुनने से ही लग रहा होगा कि जब कोई व्यक्ति म्यूजिक को बहुत अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करता है, उसके अंदर म्यूजिक की जो पिच होती है, जो लय सुर ताल होती है, रिदम होती है, उसको समझने की और इवन व्यक्त करने की भी क्षमता होती है, तो इस तरह की जो एबिलिटी होती है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। जितने भी संगीतकार होते हैं, गीतकार होते हैं और इवन गायक भी होते हैं, वो इसमें आते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। बताऊंगा इसके लिए उदाहरण देने का कोई मतलब नहीं है, जब इतनी सारी चीजें हम आपको बताए दे रहे हैं तो उदाहरण तो आपके सब सामने ही है भाई, हम तो खुद ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर इतने सारे। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कोई सिंगर हो गया, म्यूजिक टीचर हो गया, कंपोजर हो गया, म्यूजिशियन होगा, तो इन सभी के अंदर म्यूजिक को अंडरस्टैंड करने की क्षमता होती है। भाई अगर गा रहा है कोई तो आप सोचिए ना कि वो रिदम को समझ रहा होगा ना, किस तरह से म्यूजिक अप एंड डाउन हो रहा है, पिच को और सबको समझ रहा होगा, तब जाके वो चीजें कर पा रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पर है, संगीत के प्रति संवेदनशीलता, एबिलिटी टू कम्प्रीहेंड एंड प्रोड्यूस म्यूजिकल स्किल्स सच एज रिदम, लिरिक्स, पिच एंड पैटर्न, इनको वो समझता है और तब चीजें कर पाता है। वही संगीतकार, गायक, लेखक और म्यूजिक टीचर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला है अंतर्वैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इससे सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको आप इंग्लिश में देखिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल से मतलब क्या होता है, जब चीजें इंटर रिलेटेड होती है तो 2 या 2 से अधिक की बात करती है, तो मतलब यहाँ पर वो बुद्धि होगी जो 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ प्रयोग होती होगी, इस तरह की बुद्धि होगी, हम उसको देखेंगे। हिंदी फिर से आप देख लीजिए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, तो किस तरह की, जब कोई व्यक्ति के अंदर इस तरह की बुद्धि होती है तो वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन करने में माहिर होता है, दूसरों को समझ पाता है, वो क्या चाहते हैं वो पहले से ही उन चीजों को जान पाता है और उनकी इच्छाएं और प्रेरणाएं और इवन मूल प्रवृत्तियों को भी समझने की क्षमता उसमें होती है। फॉर एग्जाम्पल एक दुकानदार है, आप दुकान पे जाते हैं, जैसे वो 1-2 कपड़े डालता है तो आप कहते हैं मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं, मुझे वैसा चाहिए। वो तुरंत चीज़ों को समझ लेता है। आपने बहुत कुछ क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन आपके सामने फिर वही चीज़ें आती हैं जो आपको चाहिए रहती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो खुद यूट्यूब ही है। आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हैं, यूट्यूब तुरंत आपका एनालाइज़ कर लेता है कि नहीं आपको इस कंटेंट में ज़्यादा रुचि है, आप पॉलिटिक्स में है या बॉलीवुड में है, और आपने 1-2 अगर वीडियो किसी के देख लिए तो आगे के सभी वीडियो उसी तरह के लगभग 70% आपके पास आने लगते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि उनके अंदर कौन-सी बुद्धि है? इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, यानी वो समझ पा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, वही बातें लिखी होंगी। दूसरे की इच्छाओं को, आवश्यकताओं को, प्रेरणाओं को, भावों, संवेगों, मूल प्रवृत्तियों को समझने की क्षमता। ये जब चीज़ें आप समझ लेते हैं तो आप दूसरे
कि दूसरे को प्रभावित करने की भी क्षमता रखने लगते हैं। भाई किसी की जब आप ज़रूरतों को ही समझ जाएँगे, आवश्यकताओं को ही समझ जाएँगे, क्या उसके मोटिव्स हैं उसको जान जाएँगे, उसके भावों, संवेगों जो सबसे बेसिक स्किल किसी भी इमोशंस होते हैं, जब आप उनको ही समझ लेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते हैं भाई उसको प्रभावित करने के आप आपके पास सभी आपने रास्ते पकड़ लिए हैं, जिससे आप उसको प्रभावित कर सकते हैं। दूसरों के व्यवहार को समझकर अनुक्रिया करना। अब आप दूसरे को समझ गए हैं तो अपनी अनुक्रिया भी उसी अकॉर्डिंग करेंगे, यानी आप भी उसी तरह से रिएक्ट करेंगे, जैसा आपने दिमाग लगा लिया कि भाई ये फला व्यक्ति ऐसा है और ऐसा हमारे साथ कौन करते हैं, किसी का नाम नहीं लेते हैं, मनोवैज्ञानिक, ये तो बेसिक एग्जांपल है। भाई मनोचिकित्सक के पास जब भी जाते हैं तो वहाँ पर अपनी समस्याएँ बताते हैं और आपकी समस्याएँ सुनते-सुनते आपके बारे में पूरी जानकारी उनको हो जाती है कि आप वास्तव में आपके अंदर समस्या क्या है या किस चीज़ को लेके प्रॉब्लम्स है, तो वो आप उसको सॉर्ट आउट करते हैं। परामर्शदाता इसी कैटेगरी में आते हैं। राजनीतिक नेता जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, वो कौन होते हैं? राजनीतिक नेता। वो लोगों को प्रभावित करने की बहुत क्षमता होती है और वो जानते हैं किस समय पर हमें कौन-सी बात रखनी है आपके सामने ताकि आप उनसे उस बात में बन जाओ, ठीक है? तो ये सबसे लेटेस्ट एग्जांपल होता है। बाकी धार्मिक नेता भी ऐसे हैं कुछ जो कि आपको समझकर उसके अकॉर्डिंग अपनी व्यवस्थाएँ चला रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बोलेंगे। अध्यापक हो गए, अध्यापक हर कैटेगरी में आता है। अगर बच्चों को वो समझ ही नहीं पाएगा, तो अच्छा शिक्षक कैसे करा सकता है? तो व्यक्ति भिन्नताओं को जानना, ज़रूरतों को समझना, बुद्धि के स्तर को जानना, ये सभी अध्यापक के लिए ज़रूरी रहता है। दुकानदार हम पहले ही बता चुके हैं और मैनेजर भी किसी भी फर्म का अगर कोई मैनेजर है, तो वो भी अपने यहाँ एम्प्लॉइज़ को वहाँ की ज़रूरतों को समझता है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें डिज़ाइन करता है, ठीक है? बाकी लीडर हो गए, ऑर्गनाइजिंग वही प्रबंधक से रिलेटेड है, कम्युनिकेटिंग करना, कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन जो किसी के झगड़े वगैरह सुलझाता है, ऐसे लोगों के अंदर भी इसी तरह की बुद्धि होती है, ठीक है? बहिर्मुखी व्यक्ति सेलिंग करना, किसी चीज़ को आप सेल कब कर पाओगे? भाई दुकानदार हो, तो जब आपके अंदर ये क्षमता होगी कि आप दूसरों को समझ पाओ, उनकी ज़रूरतों को समझ पाओ, तभी तो अच्छे से सेल कर पाओगे। नेक्स्ट है अंतरावैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है जब आप स्वयं के मनोभावों, मनोवृत्तियों और इच्छाओं, अपेक्षाओं को समझते हो, अपने अंतर्मन को सही से समझ पाते हो कि हम क्या हैं और हमें क्या वास्तव में चाहिए। इस तरह की जब बुद्धि किसी के व्यक्ति के अंदर होती है, तो उसको हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत रखते हैं। आप सभी जानते होंगे ऐसा कर दूसरों को समझना आसान है, खुद को समझना कठिन है, ये बात आप भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में लोग खुद को तो नहीं समझ पाते हैं, दूसरों को समझने के लिए चल देते हैं। वो बेवकूफ़ी बना रहे होते हैं। खुद को समझने से मेरा मतलब है इस तरह के लोग बहुत ही अपर लेवल पे पहुँच जाते हैं। कहते हैं ना अगर हम अध्यात्म की बात करें तो यहाँ यही कहा जाता है कि पहले खुद को जानो। ईश्वर क्या है वो भी आपके ही अंदर है, तो आप खुद को जानो। तो खुद को जानना ही किस तरह की बुद्धि के अंतर्गत आएगा? अंतराव्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत। स्वयं की भावनाओं, इच्छाओं, प्रेरणाओं, मूल प्रवृत्तियों, संवेगों का ज्ञान या समझ होना ही इस तरह में आता है। स्वयं के व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता। सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें दूसरों के व्यवहार को आप नियंत्रित कर पाते हैं, इसमें स्वयं के व्यवहार को आप नियंत्रित कर पाते हैं। नियंत्रित कैसे कर पाएँगे? जब आप अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और प्रेरणाओं, मूल प्रवृत्तियों से भी परिचित होंगे, तो आपको तो पता है ना आपको गुस्सा कब आना है। जब आपको गुस्सा आना है, आप अपने आप को जानते हैं कि इस सिचुएशन में गुस्सा आएगा, आप कंट्रोल करिए ना। क्योंकि आपको नियंत्रित करने की क्षमता तभी आएगी ना जब आपको पता होगा और गुस्से में आप क्या-क्या कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर व्यवहार नियंत्रित हो जाता है क्योंकि आपको पता है। इस तरह के लोग आध्यात्मिक गुरु होते हैं, योगी, संत, महापुरुष, ठीक है? तो कहने का मतलब है, ये तरह की बुद्धि जिसमें होती है, वो वास्तव में अगर दूसरों को भी कोई बात बताएँगे तो वो बहुत ही बिल्कुल फ़िल्टर होके आएगी, एकदम प्योर आएगी। क्योंकि जो स्वयं को जान चुका है, वो अगर दूसरे को बताएगा तो फिर वहाँ पर इम्प्योरिटी की कोई संभावना रहती नहीं है ना? बात ये है साइकोलॉजिस्ट, फिलॉसफर, राइटर और थ्योलॉजिस्ट, ठीक है? आप समझ चुके होंगे इस तरह की। तो बेसिकली ये जो अभी तक हमने पढ़ी ये 7 तरह की बुद्धि थी जिनको सबसे पहले गार्डनर सर ने दिया था और बाद में 2 तरह की बुद्धि और जोड़ी गई, हालाँकि और बाद में भी जोड़ी गई लेकिन मेनली 2 तरह की और बुद्धि जोड़ी गई। प्रकृतवादी बुद्धि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और इसके बाद में एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? तो प्रकृतवादी बुद्धि ये कहती है कि जिन व्यक्तियों में प्रकृति के नियमों की समझ होती है, प्रकृति में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, यानी चाहे वो पेड़-पौधे हों या जीव-जंतु हों या जो भी भौतिक वातावरण हो, इसको समझने की जिसके अंदर क्षमता होती है और इससे इवन हम कहें कि इससे जिसको प्रेम होता है, प्यार होता है, वो किस तरह की बुद्धि वाला होता है, वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाला पर्सन होता है। जैसे कि एक्सप्लोरिंग, जो लोग आप समझते होंगे जो लोग एक्सप्लोर करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जंगलों में जाते हैं, समुद्रों में जाते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो उनके अंदर कौन-सी बुद्धि होती है? वो प्रकृति को जानना चाहते हैं। दे वांट टू अंडरस्टैंड नेचुरल लॉज़ एंड ऑब्वियसली नेचर, ठीक है? तो इस तरह की एक्सप्लोरिंग को इसी कैटेगरी में रखते हैं। गार्डनिंग, पेड़-पौधों का बहुत शौक होता है। उनको पता होता है कौन से पौधे को कब क्या देना है, कौन-सा पौधा कितने समय बाद बड़ा होगा, उसको किस तरह की एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, कितने पानी की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेड़-पौधों के बारे में सिर्फ़ उसे ही पता होता है जो उसमें इंटरेस्ट लेता है। हर किसी को वो चीज़ें पता नहीं होती हैं। फ्लोरा एंड फौना ऑब्वियसली पेड़-पौधों के बारे में, जीव-जंतुओं के बारे में जानकारी होना।
ऑब्जर्विंग करते हैं। ये चीजों को ऑब्जर्व करने से मतलब होता है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेंगे, किसान हुआ, शिकारी हुआ, जीव वैज्ञानिक हुआ, वनस्पति वैज्ञानिक हुआ, माली हुआ, ये सब एग्जाम्पल यहाँ पर आएंगे। किसान, शिकारी, पर्यटक, इनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर हम किसान की बात करें तो आप मानोगे नहीं, मौसम वैज्ञानिक तो अब बताने लगे हैं, पहले किसान मौसम का हाल देखकर, जानवरों की चाल देखकर, उनकी आवाजें सुनकर ही बता देता था कि आज बारिश होगी या तूफान आएगा। ये कब? क्योंकि वो नेचर को बहुत अच्छे से समझता था, इसीलिए वो ऐसा बता पाता था। ठीक है। अगर हम शिकारी की बात करेंगे तो शिकारी को पता होता है कौन सा जानवर कितने टाइम पर कहाँ पर शिकार करने निकलता है, किस जगह पर हमें अपना जाल बिछाना चाहिए ताकि यहाँ पर वो फंस जाए, स्वयं को कैसे बचाना है जानवरों से, जंगल से। और तब ये सब योग्यता कोई नॉर्मल पर्सन नहीं रख सकता है, जिसको नेचर का बहुत अच्छा नॉलेज होगा वही रख सकता है। पर्यटक है ना, कितने टूरिस्ट होते हैं जो एक देश जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको प्यार है, नेचर की चीजों से प्यार है। तो इस तरह की चीजें, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक आ ही जाएंगे। मानव प्रकृति प्रेमी हमने आपको बताया। देखिए, प्रकृति प्रेमी से मतलब है भाई, कितने चिपको आंदोलन हुआ, कितने ऐसे आंदोलन हुए, मिट्टी बचाओ आंदोलन है जो अभी चल रहा है सदगुरु जी द्वारा। तो कितनी सारी ऐसी चीजें जो नेचर से वास्तव में प्रेम करते हैं, उनका पर्सनल स्वार्थ कुछ नहीं है। पर्सनल स्वार्थ क्या है भाई? अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी पैसे में ठीक है, पैसे से मेरा मतलब है सुविधाओं से ठीक है, तो वहां पर वो चीजें अपने लिए तो जुटा ही सकता है, कम से कम खुद की एज भर के लिए। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि पानी बचना चाहिए, मिट्टी सही रहनी चाहिए, पेड़ पौधे रहने चाहिए, तो उनकी जो सोचने की रेंज है बहुत ज्यादा वाइड है ना। तो इस तरह की वाइड रेंज हर किसी में नहीं होती है। तो इस तरह के जो प्रकृति प्रेमी होते हैं वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। बाकी यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, नेचुरल जो इवेंट्स होती है ना, तो हर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। अगर इंद्रधनुष निकला है लेकिन सबको इंटरेस्ट नहीं है, कहने का मतलब है आज आज चंद्रग्रहण पड़ेगा, आज सूर्य दिखाई देगा, उसमें धब्बा दिखाई देगा, तो क्यूरियोसिटी नहीं होती, लेकिन इनमें होती है क्योंकि नेचर से प्यार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बाकी है अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ये कहती है कि संसार प्लस प्लस मानव। तो इसके जो गूढ़ रहस्य हैं, हम क्यों यहाँ हम हमारा जन्म क्यों हुआ है, मृत्यु क्यों होती है, जीवन कैसे जीना चाहिए, संसार क्या है। तो वो बड़े बड़े प्रश्न जिनका अगर वास्तविक किसी के इंडिविजुअल जीवन से जोड़ के देखो तो आपको लगेगा इससे हमें क्या मतलब ऐसा कुछ नहीं निकल के आएगा सामने। लेकिन वो इतने बड़े प्रश्न हैं कि उससे लोगों के जीवन की समस्याएं तक सॉल्व हो सकती है। गौतम बुद्ध इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। जिन्होंने देखा कि वास्तव में ये दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, इसका कैसे निवारण किया जा सकता है। मृत्यु के बारे में उन्होंने बातें बताई। सुकरात सुकरात ने कितनी बातें बताई। उन्होंने तो खुद ही मतलब सुकरात को आप समझते हैं कि मार दिया गया था बाद में। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो संसार, ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व के बारे में चिंतन करता है, मनन करता है और कुछ बहुत ही डीप क्वेश्चंस की ओर जाता है, तो इस तरह की जो बुद्धि होती है वो सभी में नहीं होती। किसमें होती है? अस्तित्ववादी बुद्धि वाले लोगों में होती है। यानी संसार के गूढ़ रहस्यों को जानने की उत्सुकता होती है, मानव जीवन के अस्तित्व, जीवन, मृत्युवाद के विषय में चिंतन करने के। ऐसे लोग दार्शनिक कहलाते हैं, लेखक कहलाते हैं, चिंतक कहलाते हैं, विचारक। ठीक है। तो एक चीज और है, ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि एक तरह का पर्सन, अगर सपोज करो लेखक यहाँ आ गया है तो वो भाषाई में नहीं जाएगा या किसी अन्य में नहीं जाएगा या फिर अंतर व्यक्तित्व में नहीं जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, एक व्यक्ति में एक से अधिक तरह की बुद्धि हो सकती है। पहली बात ये मान के चलिए। दूसरी बात ये यहाँ पर मेन इनका है कि जरूरी नहीं है हर किसी में एक ही स्तर पर विकास हो, एक ही गति से बुद्धि का विकास हो। बुद्धि के विकास की गति और उनके सीखने के तरीके में भी फर्क हो सकता है। तीसरी बात ये, आप कतई न मत मानिए कि कोई किसी आर्यभट्ट है तो वही गणितीय बुद्धि केवल वही रखते हैं। अगर आपके क्लास में कोई ऐसा है जो मैथ में इतना अच्छा है कि आपको लगता है कि आपको मैथ उससे पढ़ लेनी चाहिए, तो वो भी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएगा। म्यूजिक का एग्जांपल फिर हमने दिया है। जरूरी नहीं है कि आपके जो यार रहमान है या फिर हिमेश रेशमिया है वही केवल म्यूजिक को जानने वाले या म्यूजिक इंटेलिजेंस रखने वाले पर्सन है, ऐसा नहीं है। अगर आप भी अच्छा गिटार बजाते हैं, इवन आपको समझ है सुर की, ताल की, और आप इसमें आपको इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी बात, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपके अंदर भी इसी तरह की बुद्धि है। मेरे कहने का मतलब है, कितने लोग हैं जो आज फेमस हुए अपनी एकेडमिक एबिलिटीज या बुद्धि की वजह वजह से नहीं, बल्कि अपनी जो उनके अंदर जो बुद्धि के अलग आयाम थे उसको वो बाहर निकाल कर हुए। कितने सारे फेमस पर्सन है जिनके पास अच्छी एकेडमिक क्वालिफिकेशन तक नहीं है और आज दुनिया में उनका नाम। ठीक है। इसी तरह से आप भी समझ सकते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस ये कहती है कि व्यक्तियों में बहुत सारे कारक हो सकते हैं, उनको अगर बाहर निकलने का मौका मिले तो वो